हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की इस सीरीज के अंदर आज हम आखिरी एपिसोड लाए हैं कि जहां पर आज सीरीज को हम एंड करते हैं, बट इस बहुत बड़ी अजम्पशन के साथ कि शायद वो पाकिस्तान अब सुधर जाए। हालांकि कुत्ते की दुम वाली कहावत हमेशा सच रहती है, तो वो आगे भी रहेगी, बट देखते हैं अगले शायद कितने महीनों या साल तक ये सही रहता है। अब मैं जानता हूं, मैं आपके जोश की कद्र करता हूं और मेरे अंदर भी वही जोश है जो आपके अंदर है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी लीडरशिप के अंदर भी वही जोश है, वही है। बट जब एक व्यक्ति लीडरशिप की पोजीशन पे होता है तो उसको कई फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं। वो केवल इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले सकता, उसे कई फैक्टर्स को और भी कंसीडर करना पड़ता है। तो आज कौन कौन से ऐसे फैक्टर रहे होंगे जिनके बेसिस पे हमने पाकिस्तान को एक जीवन दान दे दिया, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स रहे होंगे मैं डिफरेंट ट्विटर के और डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, खासकर फॉरेन एक्सपर्ट्स, उनके डिफरेंट डिफरेंट ट्वीट्स वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने के बाद आपको ये थोड़ा कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि वो कंक्लूजन क्या है। देखिएगा, सबसे पहली बात, देखो, युद्ध किसी भी समस्या का अंत नहीं है, ये तो फैक्ट है। आप जितने भी आतंकी मारेंगे वो हर साल नए आतंकी पैदा करता जाएगा, बट आप किसी देश को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। 27 करोड़ की जनसंख्या है, आप क्या चाहते हैं कि 27 करोड़ की जनसंख्या को मार दिया जाए? नहीं। फिर उसकी आर्मी भी 10-15 लाख की है, 10-15 लाख लोगों को मार दिया जाए? नहीं। ऐसा करना इंटरनेशनल नियमों के बिल्कुल अगेंस्ट में होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पूरा साफ कर दो, गाजा बना दो या कोई और प्लेइंग ग्राउंड कर दो, ये मतलब ऐसा जोश नहीं। तो जोश भी ऐसा होना चाहिए जो होश के साथ रहे। तो अब सुनिएगा, इस युद्ध को बंद करने से पहले एक बात सोच के देखिए, क्या हम ये युद्ध चलाना चाहते थे? नहीं। हमारा ऑब्जेक्ट केवल एक था, मिलिटेंट्स को मारना। हमने मिलिटेंट्स को मारा, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके बाद हम शांत बैठे थे। पाकिस्तान ने हमें परेशान करने की कोशिश की जब उसने हमारे ऊपर ड्रोन फेंकने शुरू किए। भारत ने रिटेलिएट किया, उसने दूसरे दिन फिर ऐसा किया, और दूसरे दिन जो हमने उसे मारा है वो इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा। अगर किसी को अब भी शक है कि भारत ने उसे कितना पीटा है, तो फिर आज जो हमारी डीजीएमओ की एक कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस, केवल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लो, आपको पता लग जाएगा कि विद ऑल एविडेंस कि हमने पाकिस्तान को कितना पीटा है। और आपकी, मैं कह सकता हूं, श्रद्धा भारतीय आर्मी की तरफ और लीडरशिप की तरफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये मत कहना कि नहीं, क्यों छोड़ दिया, बीच में क्यों छोड़ दिया। मैं आपको एक एक फैक्टर पे ला रहा हूं। देखिएगा, हुआ क्या कि कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं जो कि जैसे कि अल जजीरा, जैसे कि CNN, ये दोनों पाकिस्तान को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, खासकर कि देखो जी, हमने पाकिस्तान ने ये कर दिया, इंडिया का वो कर दिया। एक्चुअल में क्या है, इन दो चैनल में काफी पाकिस्तानी घुसे हुए हैं, और वो इसलिए वो कुछ भी बिना एविडेंस के, वो उनकी नजर में तो हमारे पास 36 राफेल हैं, पाकिस्तान ने ऑलरेडी 50 गिरा दिए 36 में से। वो ऐसी ऐसी न्यूज पब्लिश कर रहे हैं विदाउट एनी एविडेंस। उनसे पूछा जाए एविडेंस, कहते सोशल मीडिया पे तो पता नहीं क्या क्या कहानियां चल रही हैं। भारत के डीजीएमओ ने क्लियर कहा है, हमारे सभी पायलट जो भी मिशन पे गए थे सब वापस आ गए। इससे बड़ी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। दूसरी बात, अब तो तुम जितने मर्जी कहते रहो कि जितने मर्जी हमारे प्लेन गिर गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, युद्ध के जब लास्ट डे था 10 मई की रात को, जो डिफरेंट ट्वीट से पता लग रहा है, जब भारत ने पाकिस्तान के लाइन लगा के जब एयर बेसेस उड़ाए हैं, ऐसे ऐसे एयर बेसेस उड़ाए हैं जो 71-65 की वॉर में भी नहीं उड़े थे, ऐसे ऐसे उड़ाए, और वो भी 2 दिन के अंदर उड़ाए हैं। अच्छा, सबसे खुशखबरी की बात पता है क्या है? अभी मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था एक फॉरेन ऑथर का, और मैं आपको वो ट्वीट आपके सामने भी लाता हूं, जरा देखिएगा। देखिएगा, ये एक फॉरेन डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिनका अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है, वेरीफाइड अकाउंट है, फॉरेन डिफेंस एक्सपर्ट है, काफी बड़े ये, और काफी डिफेंस के मामलों में ये काफी ट्वीट करते रहते हैं, मैंने देखा है। वो कहते हैं, लेट मी बी क्लियर हियर, नो वन इज हैप्पी एट द इंडियाज परफॉर्मेंस। ये इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज की बात कर रहे हैं। सडनली इंडिया इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। 2 दिन के अंदर आपने न्यूक्लियर पावर को उसके घुटनों पे ला दिया। पाकिस्तान की जैसी न्यूक्लियर पावर जो वर्ल्ड में 12th नंबर की आर्मी है,
12th नंबर की आर्मी को 2 दिन में आपने घुटनों पे, क्या मतलब जमीन पे लिटा लिटा के मारा है उसे। आगे, और सबसे प्यारी बात जो मुझे लगी, जिसे सुन के गर्व होगा आपको, मजा आ जाएगा, कहते हैं एंड हैव ऑलमोस्ट रिप्लेस्ड चाइना एज द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द एशियन थिएटर। ये स्टेटमेंट सुन के मजा आ गया। यानी कि आप सोच पा रहे होगे कि एक्सपर्ट्स क्या सोच रहे हैं। ये इक्के दुक्के न्यूज चैनल जो अल जजीरा और CNN जो पाकिस्तानियों से भरे पड़े हैं, इनके न्यूज रिपोर्टिंग क्या मतलब विदाउट एविडेंस दे आर क्लेमिंग कि हाँ जी सोशल मीडिया से क्लेम कर लो, सोशल मीडिया से कलेक्ट कर लो। क्या बकवास है ये। चलिए आगे लिखते हैं, नॉट जस्ट दैट, देयर इज अ न्यूज कमिंग ओवर इंडिया गेटिंग एन एज इन द अफ्रीकन डिफेंस मार्केट। समझ रहे हो, यानी कि हमारे जो 2 सिस्टम्स ने परफॉर्म किया है इस युद्ध के अंदर, आकाश और ब्रह्मोस, ये कहते हैं अफ्रीकन मार्केट पर छाने वाले हैं। इंडिया ने रिसेंटली रशिया को रिप्लेस कर दिया है डिफेंस एक्सपोर्ट में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, 10 साल पहले भारत का एक्सपोर्ट क्या होता था, आपको जानकर हैरानी होगी। वी वर एक्सपोर्टिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड शूज फॉर द आर्मी। हम ये एक्सपोर्ट किया करते थे और कुछ छोटे छोटे बंदूकें, हथियार एक्सपोर्ट किया करते थे। आज हम रशिया को रिप्लेस कर चुके हैं 10 साल के अंदर। और इस घटना के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम चाइना को भी ओवरकम कर जाएंगे। शायद यूएस के बाद हम 2nd नंबर के एक्सपोर्टर बन सकते हैं। तो सोचो डिफेंस इंडस्ट्री पे क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है। अगली बात, आपको एक और जानकर खुशी होगी, टर्की के बारक्तर ड्रोन, जिन्हें कि रशिया भी तोड़ नहीं निकाल पा रहा था जिनका, और लगातार रशिया पे आकर फट रहे थे, और जिसके लिए रशिया ने ईरान से कामाकाजी ड्रोन्स मंगाए थे यूक्रेन पे अटैक करने के लिए। हमने पूरे के पूरे टर्की के बारक्तर ड्रोन्स को भी उठा के डिस्ट्रॉय किया है। इनफैक्ट उनका एक एयरबेस जब डिस्ट्रॉय किया, जिसमें उनके कई स्क्वाड्रन लीडर्स और कई और आर्मी के इंजीनियर्स पर्सनल्स गए हैं, वहां पर उनके कई फाइटर एयरक्राफ्ट गए हैं। शायद रावलपिंडी का ये एयरबेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वहीं पर ही रशिया के बड़े बड़े ड्रोन्स जो पड़े हुए थे वो सारा भी एयरबेस के साथ ही स्वाहा हो गया है। यानी कि पाकिस्तान को इस युद्ध की कॉस्ट इतनी पड़ी है कि सदियों तक याद तो रहनी चाहिए, इतिहास में अच्छे तरीके से लिखेगा जरूर। तो भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट को तो बहुत बड़ा फायदा होगा अब इससे देखने आने वाले समय में। मैं एक और बात दोबारा कह रहा था, मैंने कहा देखो हम इस युद्ध को कभी एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे। हमने केवल आतंकवादियों को मारा, हम चुप थे, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। उसने एस्केलेट किया, हमने 2 मारे। उसने फिर अगले दिन फिर एस्केलेट किया, हमने जो रगड़ रगड़ के जमीन पे उसे मारा है वो याद रखेगा। अब 10 तारीख की रात की एक घटना बताता हूं जो कि मेरे पास एग्जैक्टली मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा, बट जो बहुत सारे ट्विटर हैंडलर्स पे और वेरीफाइड अकाउंट से चल रही है। वो क्या है कि 10 तारीख रात को जब इंडिया ने अटैक किया तो एक अटैक हुआ था सरगोदा एयरबेस पे। सरगोदा एयरबेस जो कि काफी अंदर डीप इनसाइड एयरबेस है पाकिस्तान का, वहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हैं। पाकिस्तान ने, अभी आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों के अंदर कि वहां उसी साइड पे, लाहौर सरगोदा साइड पे 4 के रिक्टर स्केल पर एक भूकंप भी आया था। अब आपने सुना होगा शायद। तो ये भूकंप क्या हो सकता है? अगेन, ये भूकंप कब आता है? जब आप कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं। तो डेफिनेटली इसके चांसेस बहुत हाई हैं, नॉट कंफर्म्ड। आई एम नॉट एट ऑल कंफर्म्ड, क्योंकि ये न्यूज ऐसे नहीं आएंगी, ये न्यूज कई महीनों या हफ्तों के बाद कंफर्म होके आएंगी कि पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट डेफिनेटली किया था। अब डेफिनेटली किया था, और इसका जब इंडिया को पता लगा तो इंडिया ने सरगोधा का जो उनका एयरबेस है वहीं पर उन्होंने पहाड़ों के अंदर टनल्स बना रखी हैं, क्योंकि बिलो द ग्राउंड उनकी फैसिलिटी थी न्यूक्लियर, और भारत ने उन टनल के दरवाजों तक पे बम मारे हैं। ऐसी हालत हो गई थी कि पाकिस्तान को इमीडिएटली भागना पड़ा बाकी सभी कंट्रीज की तरफ कि अब बचा लो, अब नहीं बचेंगे। अगर ये यहां तक पहुंच गए हैं तो अब आगे नहीं बचेंगे। उसके बाद पाकिस्तान लगातार दौड़ा बाकी कंट्रीज की तरफ, यूएस की तरफ, टर्की की तरफ, यूएई की तरफ, अरब्स की तरफ कि किसी तरीके बचा लो, बस अब बचा लो। तो
इसीलिए आज हमारे डीजीएमओ ने कहा कि जब उनके डीजीएमओ का कॉल आया तो वो फियर में थे, वो डर में थे कि सर अब रोक दो बस। 2.5 दिन का तू मुल्क है और पंगे ले रहा है पापा से। तुझे अल जजीरा और सीएनएन जो है वो तेरे मुंह के अंदर दूध की बोतल रख रहे हैं और तुझे उस बच्चे की तरह रख रहे हैं कि जैसे बच्चा होता है ना, कहता है अपनी मम्मी को, मम्मी मैं पापा से ताकतवर बन गया ना, और अल जजीरा और सीएनएन के रूप में मम्मी कहती है हाँ हाँ बेटा ये ले लगाई रख, बोतल लगाई रख, हाँ तू बड़ा हो गया। अरे बेटा पापा पापा होते हैं, ये उन्हें समझ आ जाना चाहिए। खैर देखो, युद्ध किसी समस्या का अंत नहीं है, और अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान को किल कर देना चाहिए था तो आप एक और चीज सोचो। आप कहते हो अगर उनके ऑक्यूपाइड कश्मीर को ले लेना चाहिए था, एक और बात सोचो। उस कश्मीर को जब आप लोगे तो वहां कश्मीर में कई ऐसे पाकिस्तान के फिदायीन भी बैठे होंगे, साथ में बोनस के रूप में आएंगे और ना जाने कहां कहां फटना शुरू हो जाएंगे। तो पंगे में क्यों लेना, जब लेना होगा तब की तब लगेंगे। मैं कहता हूं कि वो कश्मीर अपने आप ही अलग होके कहेगा। वैसे अगर अब इन्होंने दोबारा हरकत की तो मुझे लगता है एक ना एक प्लेन ग्राउंड तो बना देना चाहिए, फिर कोई सपाट ग्राउंड बना देना चाहिए। हालांकि वहां के कश्मीरियों को पहले कह देना चाहिए कि आप दूर हट जाओ प्लीज, आप भी भाई इंसान तो हो, आप दूर हट जाओ यहाँ पे, फिर प्लेन ग्राउंड बनाना चाहिए। बट ऐसा होगा जरूर, अगर ये बार बार करता रहा तो क्या ऑप्शन बचेंगे फिर इंडिया के पास। अब आप ये सोच सकते हैं, एक न्यूज एनालिस्ट को मैं सुन रहा था जो कह रहे थे कि सर पाकिस्तान को इंडिया के हथियारों के बारे में तो पता लग गया। हाँ तो क्या हो गया, हथियार क्या मतलब अब इंडिया ने बनाने बंद कर दिया? जब एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ेगी इंडिया की तो फिर डेफिनेटली और भी हथियार आएंगे ना। आज की डेट में केवल 36 राफेल थे। इंडिया इज वर्किंग ऑन तेजस MK2 का मतलब क्या है, वो बिल्कुल राफेल की बराबरी का हमारा फाइटर प्लेन है जो अगले कुछ सालों में रेडी होने वाला है। दूसरी तरफ ब्रह्मोस अभी सुपरसोनिक मिसाइल है, एक होती है सबसोनिक, फिर उससे ऊपर आता है सुपरसोनिक और फिर होता है हाइपरसोनिक। भारत हाइपरसोनिक की स्टेज पे पहुंच चुका है। अभी तक हाइपरसोनिक जो सबसे फास्ट है वो है रशिया की, फिर है यूएस की, फिर है चाइना की। हम अभी तक जो हमारे पास अभी तक जो डेटा निकल के आया है, शायद हम रशिया से नीचे सेकंड कैटेगरी में, यूएस से भी ऊपर अपनी स्पीड को हाइपरसोनिक को ले जाने वाले हैं। जो एंड ऑल थैंक्स टू DRDO, ऑल थैंक्स टू DRDO, वो संस्था जो आज से कुछ साल पहले अगेन केवल बनाया करती थी बुलेट प्रूफ जैकेट, आज वो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रही है। हेड्स ऑफ टू देयर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट। चलिए तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी, और अगेन अब दिल में गुमान मत, दिल में कोई ये मत रखिएगा, दुख मत रखिएगा कि हमने पाकिस्तान को किल क्यों नहीं किया। देखो अगेन जो हमारी लीडरशिप है वो कई फैक्टर्स को ध्यान में रखती है, कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। अगर न्यूक्लियर वॉर हो, सोचो अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाता, क्योंकि वो मूर्ख है उसका क्या कहें, तो फिर शायद आप और हम क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर होगा, मैं अभी देख रहा था हवाएं वहां से यहाँ की तरफ चल रही हैं, पाकिस्तान से दिल्ली की तरफ आ रही हैं, तो शायद हम भी ना रहते, वो भी ना रहते, वो तो पूरा खत्म हो जाते, बट नुकसान तो हमारा होता, रेडिएशन तो यहाँ पर भी आता। तो इसलिए मैं कहूंगा जो हुआ ठीक हुआ, और बहुत मारा है उसको, बहुत पिटाई उसकी, मैं कह रहा हूं पिटाई छोटा वर्ड है, लिटा के रगड़ा है उसे, ये विश्वास करना। और उन बॉर्डर स्टेट्स के बारे में भी सोचिए, जो बॉर्डर स्टेट्स पे लोग रहते हैं, वो कितना उन्होंने मतलब मुश्किलें झेली 4 दिन तक। तो खैर अब वो भी आराम से रह सकते होंगे, बट डीजीएमओ ने एक बात क्लियर कही है कि इस बार छोड़ दिया अमेरिका के कहने पर, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। अब उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक हम पहुंच चुके हैं, ये उसको भी पता है। अगर वहां पर बम गिरा दिया, अगली बार गिरा दिया, तो जो होगा देखा जाएगा वो, और क्या फिर। चलो जी, तो एक बार दोबारा लिखिएगा भारत माता की जय। और मेरी अगली एक YouTube की वीडियो अब अगली आ रही है, जो हमारे YouTube के मेंबर हैं उनके लिए, जिन्होंने ज्वाइन सेक्शन किया हुआ है, उस वीडियो का टाइटल रहेगा
कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी डिफेंस की कंपनियां हैं जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही हैं और मैं किन किन कंपनियों में इन्वेस्टेड हूं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के एनालिसिस को जानना चाहते हैं, किसी कंपनी को कैसे ढूंढा जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर लिंक क्लिक करके आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।